स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बड़ी खबरें आज, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आपको दे दूंगा। ट्रंप के सबसे करीबी दोस्त ने उनकी डील फंसा दी, मतलब नेतन्याहू ने। और जब जब ट्रंप डील की बात करते हैं, कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए, तब तब इजराइल लेबनान पर हमले तेज कर देता है। अब तो यह बात होने लगी है कि ट्रंप इस ट्रैप से कभी निकल ही नहीं पाएंगे शायद, और अगर निकल भी गए तो काफी कुछ गंवा कर निकलेंगे। अब वो कहते ही रहते हैं कि डील होने वाली है, डील होने वाली है, अब होगी तब होगी, लेकिन नेतन्याहू को रोक नहीं पा रहे। एक बार फिर ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मिसाइलें फिर चली थी इजराइल और ईरान के बीच में, और वजह उसकी हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जो थी इजराइल की लेबनान में, वही थी। अब ट्रंप ने एक बार फिर फोन करके बात की है नेतन्याहू से। इसका दावा अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने एक रिपोर्ट में किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि बीबी, उनको निकनेम बीबी है उनका, दूसरा बीबी नहीं, उर्दू वाला। उन्होंने कहा कि बीबी अब रुक जाओ वरना अकेले ही रह जाओगे। ट्रंप ने वाकई अगर नेतन्याहू से ऐसा कहा है तो बड़ी बात होगी। ईरान और इजराइल के बीच में सबसे जो ताज़ा हमले हैं उससे जोड़कर इसको आप देखिए। और पहली बार ऐसा हुआ है इस पूरी लड़ाई में जब अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया। ईरान ने मिसाइल मारी, ईरान ने इजराइल को टारगेट किया, इजराइल ने खुद जवाब दिया। ना एयर डिफेंस के लिए अमेरिका आया, ना पलटवार में जवाब देने के लिए वो सामने आया। अभी तक ये होता था कि ट्रंप पूरा खुलकर साथ देते थे, साथ में मिलकर ही ये सारी जवाब ईरानी के ऊपर कार्रवाइयां करते थे। ईरान कह रहा है कि इजराइल जो भी करता है वो ट्रंप की मर्जी से ही करता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो इस डील को और लंबे वक्त तक के लिए टाल देगा। डील की संभावनाओं के बीच ट्रंप नेतन्याहू से परेशान है, अब ये तो साफ है। अब उनसे ये सवाल हुआ एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि अब दोनों शांत हो गए हैं, वो कह रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में भी ये लिखा कि मैंने बात कर ली है ईरान से भी और इजराइल से भी, दोनों अब शांत हैं, ये उनका पोस्ट है। जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने ये दावा किया कि एक तो अब दोबारा फायरिंग नहीं होगी, दूसरा हम डील के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, 1-2 दिन में समाधान निकल जाएगा, 1-2 दिन में हम साइन कर लेंगे। और नेतन्याहू वो कहते हैं कि मैं ट्रंप की सारी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस बीच वो ईरान को धमकाते भी हैं और अब तो कार्रवाई भी उनकी सीधे सीधे शुरू हो गई। अब वो ये कह रहे हैं नेतन्याहू कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम जवाब तो देंगे। दूसरा, ईरान और हिजबुल्लाह को हमने बहुत कमजोर कर दिया और हिजबुल्लाह को ऐसे हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। वो अभी भी ये कह रहे हैं, ट्रंप के बार बार उनको समझाने के बाद भी, कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई यूं बंद नहीं होती। חזקים מאי פעם, אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד, בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה. अब सर ये बताइए कि ट्रंप तो नेतन्याहू को पहले भी कई बार समझा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद गाली गलौज भी हो चुकी है इनकी फोन पे, उसके बावजूद भी ये हुआ है। और ट्रंप ने देखिए कल जो एक पोस्ट किया उसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा बोथ साइड्स इजराइल एंड ईरान आर लुकिंग टू डू एन इमीडिएट सीज फायर। चलो मान लिया, वो कह रहे हैं दोनों को मैंने कह दिया। फाइनल नेगोशिएशंस ऑन पीस आर प्रोसीडिंग सब्जेक्ट टू इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी गेटिंग इन इट्स वे। कोई अगर बेवकूफी ना करे, मूर्खता ना करे, तो हम जल्दी डील जो है उसके करीब जो है हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्लॉकेड मेरा जो है वो फाइनल डील होने तक लगातार जारी रहेगा। जी, तो एनबीए का मैच देखने, फाइनल मैच देखने ट्रंप गए तो उन्होंने वहां ये कहा है कि ईरान और इजराइल जो है वो 1 हफ्ते तक सीज फायर के लिए मान गए हैं। सिर्फ एक हफ्ते। तो उन्होंने ये कहा है। एनबीए का मैच देखने गए थे, फाइनल मैच वहाँ नहीं है, उनकी हुटिंग भी हुई है। हाँ, हुटिंग भी हुई है वहाँ पे। मतलब वो तस्वीरें भी मांगिएगा जरा, ट्रंप की हुटिंग की तस्वीरें मांगिएगा जरा। और दूसरा मतलब मजेदार बयान जो है, ट्रंप ने ऑफ कोर्स ये कहा कि नेतन्याहू को कि अगर आप ये जारी रखते हैं लेबनान पे हमले और बाकी सब चीजें, तो हमारा जो बैकिंग है वो हट जाएगी। ये उन्होंने
नेतन्याहू को फिर तुम अकेले लड़ो। अकेले लड़ो। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के जो एम्बेसडर हैं जो अमेरिका में, उन्होंने इन बातों पर जो बयान दिया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो दो लवर्स के बीच का स्पैट है, मतलब दो जो प्रेमी हैं उनके बीच की ये नोक-झोंक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो इजराइल है वो लेबनान में हमले रोकेगा? अगर वो ये हमले नहीं रोकता है तो ईरान और अमेरिका के बीच में डील होना मुश्किल है। सर, ईरान कह रहा है कि ये हिजबुल्लाह को ना मारे और ये चाह रहे हैं कि फिर कि हिजबुल्लाह पर कोई कमिटमेंट, वो इसको कमिटमेंट से मतलब नहीं है इजराइल को, उसको खुद खत्म करना है। नहीं, उसको है ही नहीं ना, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी बात है, वो जैसे उन्होंने कहा कि टू लव बर्ड्स स्पेक्ट, वैसे ही उसको हिंदी में यूँ भी कहते हैं कि न तोकू और न मोकू ठोर, कि जाए कहाँ, ना वो छोड़ सकते ना वो छोड़ सकते। तो वो दोनों ऐसे ही चलेंगे। अभी आपने जिक्र किया, पिछले दिनों तो डांट भी दिया था, ऐसा बताया क्या ट्रम्प साहब ने नेतन्याहू को, जो गाली दे दी थी, गाली दी थी। हाँ, जो भी प्रेम व्यवहार था उनका वो उन्होंने किया। लेकिन ट्रम्प रहेंगे नेतन्याहू के साथ ही, कहीं नहीं जाएंगे। वो तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहे, नेतन्याहू को क्या छोड़। लेकिन सर चर्चाएं यही हैं, लोग कह रहे हैं कि पहली बार हुआ कि हाँ, वो ट्रम्प परेशान है कि भाई अब इस जगह फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको खड़े रहना है नेतन्याहू के साथ। लेकिन वो चाहते हैं कि उनको डांट डपट के या जो भी तरीके से इस प्रेशर में रखे कि ईरान के साथ अब कहीं पर मान लेते हैं कि इजराइल तो साहब जंग ही चाहता है, लेकिन क्या अमेरिका के बिना वो जंग लड़ सकता है? मैं वो आपको बता रहा था कि ये चर्चा, ये इसमें बात ही ये हो रही है ये रिसेंट स्ट्राइक्स में कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया इजराइल का। सुनाइए सर, इजराइल लड़ सकता है बिना अमेरिका के? मुझे लगता है कि इजराइल जो चाहता था उतना उसने वो हासिल कर लिया ईरान के अंदर। अमेरिका को साथ में लेकर ईरान को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब इजराइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ईरान को ख़त्म करने की। ईरान लगभग अधमरा हो गया, मतलब पूरा उसको तोड़ दिया गया, उसकी पूरी कमर तोड़ दी गई है जो इजराइल चाहता था। लेकिन इजराइल ने यही बहुत क्लियर कर दिया अमेरिका को कि लेबनान में हमारा हमला रुकेगा नहीं जब तक हम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से मिट्टी में नहीं मिला देते, और वहां लेबनान में हमला करने के लिए उसको अमेरिका की जरूरत नहीं है। इजराइल अकेला ही सफिशिएंट है वहां पर हिजबुल्लाह को, लेबनान को खत्म करने मारता रहेगा, ईरान डील नहीं करेगा। वो कहेगा मत करिए, उसका तो पर्पस सॉल्व हो गया ना। अब उसको ईरान से कोई कंसर्न नहीं है, उसका कंसर्न तो जो भी है लेबनान के अंदर है और वो वहां। हमारा कंसर्न है हॉर्मुज नहीं खुलेगा, नहीं हमारा कंसर्न, लेकिन कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ये तीनों लोग कोई नहीं बोल रहा। और इजराइल इस बात को जानता है, नेतन्याहू बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रंप को किस तरीके से हैंडल करना है। ट्रंप को जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस तरीके से मामला चलता रहेगा, बीच में सीजफायर होगा, फिर हमला होगा, फिर सीजफायर होगा, मामले को लटका के रखो, इधर लेबनान को निपटाते रहो। लेबनान को खत्म करने के बाद फिर इजराइल से सीजफायर करेंगे, तब तक वो नहीं करने वाले। अब ट्रंप कह रहे हैं 2-3 दिन के अंदर हम डील साइन करने के करीब पहुंच जाएंगे, या वो हम हो सकता है कर दें 2-3 दिन में। लेकिन आगे क्या हो रहा है, ये ट्रेलर अभी आपको दिखाई दे रहा है, युद्ध आप पहला देख चुके हैं। अभी तो ये जो 2 दिन में हुआ है तो बहुत छिटपुटी था, और ईरान और इजराइल ने आपको ये दिखा भी दिया कि जंग बढ़ेगी तो फिर बढ़ ही जाएगी। अब हूती जो हैं वो ईरान की एक और प्रॉक्सी हैं, यमन वाले, उन्होंने फिर कहा है कि लाल सागर में गदर मचा देंगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को चेतावनी दी है और कहा है कि रेड सी से अगर एक भी जहाज गुजरेगा इजराइल का तो हम उसको उड़ा देंगे। अब ये केवल धमकी नहीं है, अगली खबर पर आ जाइए। रेड सी मतलब दोनों तरफ से तेल बंद, इधर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों तरफ से तेल नहीं निकलेगा। भारत के एक जहाज पे हमला हो गया कल, बड़ी बात है वो। भारत के जहाज पे हमला हुआ, उसका सारा क्रू इंडियन था, और ये हमला किसने किया? आरोप अमेरिकी नौसेना के ऊपर है। वो तस्वीरें ले लीजिए स्क्रीन के ऊपर, बड़ा है वो, और दिखाइए उसको। भारतीय जहाज पे जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें ये देखिए। ये भारतीय जहाज है, इस पर सारा क्रू इंडियन है, सबको बचा लिया गया, लेकिन ये हालात बने हुए हैं वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। अब ये शिप कहां जाना चाह रहा था, इसने परमिशन ली कि नहीं ली, इसने वार्निंग्स का जवाब दिया कि नहीं दिया, जो भी हो, शिप पे फायर हुआ। ये कमर्शियल शिप है, टैंकर ही होगा, टैंकर नहीं और कोई वो होगा, मालवाहक जहाज होगा। इस पर हमला हो गया और कह रहे हैं अमेरिकी फोर्सेस ने इस पर हमला किया। देखिए, जहाँ तक ट्रंप की उम्मीदों का सवाल है तो हम वो उम्मीदें पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। जब वो सीज फायर हुआ था उसके बाद से लगातार कह रहे हैं कि बस होने वाला है, होने वाला है। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका की चिंताएं अपनी चौधराहट और संसाधनों पर कब्जे की है, जबकि इजराइल का संकट वहाँ ग्रेटर इजराइल का जो उनका सपना है अपने प्रभुत्व को बचाए रखने की है वेस्ट एशिया में, तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी कुछ होने वाला है। हाँ, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया की चिंता ये जरूर होनी चाहिए कि अभी 22 या 23% जो क्रूड ऑयल आता है हॉर्मुज से वो बंद है। अगर रेड सी भी हो जाता है तो करीब 15-16% वहाँ से आता है। ये संकट बहुत बढ़ेगा, इसीलिए बाकी दुनिया को ट्रंप, ईरान, इजराइल, इनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, और ये तीनों ही एक तरह से मिसगाइडेड या अनप्रेडिक्टेबल
लोगों के तौर पे व्यवहार कर रहे हैं, इंटरेस्ट होंगे अपने, लेकिन दुनिया के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो बाकी दुनिया को मिलकर के कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालना चाहिए। ये जल्दी खत्म नहीं होगा, जब खत्म भी होगा तो इसका असर आने वाले समय तक, लंबे समय तक आफ्टर शॉक्स भी आते रहेंगे। जी, मुझे लगता भाई है अमेरिका यहाँ से चला भी जाए, ईरान और इजराइल उलझ सकते हैं कभी भी। वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि लेबनान के मुद्दे पर दोनों सहमत नहीं दो होंगे। तीन दिन में खत्म कोई होने के बाद थोड़ी नहीं, 2-3 दिन का मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 दिन तो ट्रंप साहब के लिए कुछ हो सकता है। मुझे 2-3 दिन में तो कोई संभावना अभी नहीं लग रही कि इस तरह की बात जहां पर चल रहे हैं। और ट्रंप साहब तो 2-3 दिन में कहां बदल जाते हैं खुद का भी नहीं पता। सर अब एक लाइन की बात है, ईरान ने कंडीशन डाल दी है इजराइल समझ जाए और हमले ना करे लेबनान पे, वो आदमी मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं मानेंगे, मैं बताऊं आपको। लेबनान के मसले पर इजराइल अभी तो कोई मानने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए डील पर, ट्रंप साहब कहते कि नहीं इस पर थोड़ा सा सीज फायर जैसा कर लीजिए तो हो सकता है, लेकिन लेबनान पर कम से कम ईरान को लेकर फिर भी कुछ हो सकता होगा, इजराइल और ईरान के बीच में बातचीत। लेकिन इजराइल और लेबनान में कोई तो मुश्किलें पूरी दुनिया की बढ़ती जाएंगी। देखो, देखिए अब जो अगर रेड सी वाला रास्ता रुकता है तो यूरोप और एशिया के बीच में पूरा व्यापार रुकेगा, वो सारा यूरोप से ही आता है वो। पूरा व्यापार उधर से रुकेगा और जो भी अब फ्रेट जाएगा वो अफ्रीका के साथ, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के तो आएगा। फिर ये कोई मतलब बाकी देशों की इकोनॉमी का क्या होगा, वहां पे महंगाई का क्या होगा, जो हालत हो रही है इस वक्त, ऑयल की जो एनर्जी एक्सपोर्ट है उनका क्या होगा, ये सारी चीजें रुकेंगी। और ये जो चीजें हैं ये ट्रंप के लिए भी अच्छी अपना बात है। गट फील आपको क्या कह रहा है, जो भी सेंस आपकी कह रही है मुझे कि अगर- हफ्ता 2 हफ्ता महीना इसमें कुछ हो सकता है समझौता? देखिए अगर ट्रंप ये मान लें कि उनको पूरी तरह से दबाव डालना है इजराइल पर, और वो दबाव उतना डाल देते हैं, क्योंकि देखिए जब भी ईरान इजराइल पे हमले करता था तो उसकी मिसाइलें रोकने में अमेरिका एक बड़ा पार्ट प्ले करता था और अभी भी करता है अगर वो हो तो। इजराइल अपने आप ईरान की मिसाइलों को पूरी तरह से नहीं रोक पाएगा और इजराइल में खूब तबाही होगी अगर ये जो है लड़ाई चलती है और अमेरिका बाहर इससे आ जाता तो है। आप कह रहे हैं कि अगर ट्रंप सच में समझा दबाव दें अगर डालेंगे तो ये मामला नेतन्याहू रुक को, जाएगा। तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल, इजराइल जो है वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा ईरान से। आगे हमारे बगल में पीओके में हमारा हिस्सा है, वहां कैसा कत्लेआम मच रहा है इसकी खबरें आप देख रहे होंगे लगातार। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सेना खूनी खेल खेल रही है। बाकी एक तस्वीर, आप सबसे पहले एक तस्वीर देख लीजिए आप, और दुनिया देखिए ये तस्वीर। मानवाधिकार चिल्लाने वाले जितने भी लोग हैं ना, एमनेस्टी से लेकर के और ह्यूमन राइट्स वॉच और जाने क्या क्या, एक प्रदर्शनकारी भाग रहा है, अकेला है और उसको पीछे से गोली मार दी जाती है। वही तस्वीर ले लीजिए दोबारा, और इस तरीके से फायर किया जा रहा है लोगों के ऊपर। ये देखिए आप, ये कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हवाई फायर हो रहा है। टारगेटेड है। 27 लोग मारे गए हैं पीओके में, 27 लोग एक दिन में, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद से पीओके में इस वक्त तनाव चरम पर है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि सेना ने रावलकोट में एक जनाजे में शामिल लोगों पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके शाहजेब, उसके जनाजे में लोग आए थे और पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज आप सुन ही सकते हैं। अच्छा, ये आरोप और लगाया जा रहा है कि जो लोग मारे गए उनके शवों को भी सेना अपने साथ ले गई। इन्होंने दरअसल आज एक बड़े प्रदर्शन की ऐलान किया हुआ था इस जॉइंट अवामी कमेटी ने। उससे पहले ये कत्लेआम मचा जिसमें 27 लोगों को गोली मार दी गई। खबर है कि एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि शौकत नवाज ने शहबाज सरकार के खिलाफ ये कॉल दी थी आज के प्रदर्शन की। 27 लोगों की मौत के बाद पीओके में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा, और वजह क्या है, वजह सुनकर आप और हैरान होंगे। ये प्रदर्शन हो किस लिए रहा है, क्या मांग रहे हैं ये सरकार से? इनके असेंबली में इलेक्शन होना है और उस इलेक्शन से पहले वहां की सरकार ने 12 सीटों को रिजर्व कर दिया। किनके लिए रिजर्व किया है? रिफ्यूजियों के लिए। पीओके के कौन से रिफ्यूजी हैं? तो पूरा ही कौन से रिफ्यूजी पीओके के? और उनके लिए रिजर्व कर दिया। अब इनका आरोप यह है कि रिफ्यूजियों की आड़ में ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे के पंजाबियों को जो है यहां पर उनको लाना चाहते हैं, ताकि POK असेंबली है क्या?
हाँ। पाकिस्तान तो उन्हें ही रिफ्यूजी मानता है, अब उसमें अलग से बेसिकली ये बात है कि 12 रिफ्यूजी वो जहां पे भी पाकिस्तान में रहते हैं, हाँ ये है। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, ये उसमें POK वही नहीं। आएंगे, उसमें पंजाब के हाँ, लोग वही पंजाब बात है। बेसिकली वो असेंबली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे 45 सीटों की असेंबली है, उसमें 12 सीटें कितने की है जी? 45। 45 में से और उसमें 12 रिजर्व कर और दिए। ये जो जेएसी है उसका ये कहना है कि वहां के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का ये हनन है, और इसको लेकर सारा प्रदर्शन है, जिसको लेकर ये अब ये गोलियां चल रही हैं, और जिस तरह से वहां पर सेना जो है वो वहां के आम नागरिकों को हमारी असेंबली में पीओके के लिए सीटें खाली हैं कश्मीर में, है ना सर? हाँ बिल्कुल अभी तक चल रही भाई है। हम मानते हैं कि पीओके पे अनधिकृत कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है, लेकिन लोग हमारे हैं, हमने उनके लिए सीटें दी हुई हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में 24 सीटें। वो उस पर भर्ती नहीं होता, कोई आता नहीं, वो अलग बात है। इनके कौन से रिफ्यूजी हैं भाई? और पाकिस्तान में रहते हैं ऐसे, पाकिस्तान में मतलब पीओके के पाकिस्तान के पास, और उसके रिफ्यूजी भी पाकिस्तान में। अरे चले जाओ पीओके, कौन सा रिफ्यूजी आप जाओ तो interesting अच्छा, दूसरी बात समझिए ना कि पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, वो तो पीओके को रिफ्यूजी समझता है हाँ कुल मिलाकर। यदि उनका जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, ये सारा जो झगड़ा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि वो उनको एक बराबरी का दर्जा नहीं देते। पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, अब वहां पर आप कब्जा करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये 12 सीटें जम्मू कश्मीर में, मतलब 1947 में जम्मू कश्मीर से जो लोग जो है वो पाकिस्तान गए, वो रिफ्यूजी वो मानते हैं पीओके जो यहां से गए वहां। यहाँ चलिए से- ये भी मान ये लिया भी है कि है वो- तो वो पाकिस्तान में ही। हाँ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में रहने वाला आदमी पाकिस्तान में रिफ्यूजी मैं कैसे हो आपकी सकता बात है? तो मानी है, मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये हाँ, क्या ठीक है। अग्रीड, ठीक ठीक। अब देखिए उन्हीं के पत्रकार क्या कह रहे हैं कि खामखा पाकिस्तान के हालात क्या वैसे ही बहुत अच्छे हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में इनको वो मारता है, तालिबान मारता है, पंजाब में जिहादी बम फटते हैं जा जाके। बचा क्या है इनके पास? पीओके, और इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान, सिंध में भी अनरेस्ट चल रहा है। इनके पत्रकार कह रहे हैं क्यों इतने मोर्चे खोल रही है हमारी सरकार? गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन में भी धांधलेबाजी करने की कोशिश हुई है। वो लोग भी रोते रहते हैं कि हमको ऑटोनॉमी नहीं मिलती, हमारे रिसोर्सेज यूज करती है सारी पाकिस्तान की सरकार, और हमें कुछ नहीं मिलता। चीन का सब कुछ, वो रोड जो सीपेक बना रहा है वो उनके यहाँ से लेकर के आ गया है। और दूसरा अब ये पीओके, तो वो उनके लोग ही आलोचना कर रहे हैं। अच्छा, ये पीओके की अभी आ रही तस्वीरें हैं, तो आज भी वहां पर हंगामा है। आज ही तो खैर इस प्रदर्शन की कॉल जो है आज के लिए ही थी, तो लोग तो निकल रहे हैं बड़ी तादाद में। और ये मैं लोगों की हिम्मत मानता हूं। कल जहां पर 27 लोगों को गोली मार दी गई हो सड़क पे, उसके बाद आज प्रदर्शन के लिए लोगों को निकलना, ये भी बड़ी बात है। ये भी वहां पर हो रहा है। और जो वो भी कह रहे थे इनके पत्रकार कि पाकिस्तान अपने लिए ही फ्रंट खोले जा रहा है। नहीं, ये पीओके तो जब से बना है, जब से पाकिस्तान के कब्जे में क्षेत्र गया है, तब से सिवाय दमन और उपेक्षा के कुछ झेल ही नहीं रहा है। हर तरह की मुश्किलें हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, संभावनाएं कुछ नहीं है। लेकिन एक थोड़े व्यापक संदर्भ में इसको देख लें सौरभ जी, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान जैसे आज जिस हाल में है, उसके पत्रकार भी बता रहे थे, चुनौतियों की बात कर रहे थे, और हमारे लिए फिर भी मुश्किलें पेश करता रहता है, शरारतें करता रहता है, उसके लिए कहीं न कहीं हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी जिम्मेदार है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि पीओके हमारा हिस्सा है, और उसके बाद से उस दिशा में कोई कदम हमें सामने उठता हुआ नजर नहीं आया। कदम ऐसा नहीं है कि जाके कब्जा कर लेंगे, कदम होता है कि जो अंदर की चुनौतियां हैं आप उनका लाभ उठाते हैं। जी, सिंध में उस समय भयंकर अनरेस्ट था, सिंध लगभग अलग होने के कगार पे थे आज से 40 साल पहले, हमने कुछ नहीं किया उसके लिए। बलूचिस्तान हम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हम देख रहे हैं, और पीओके में लगातार हालत खराब। राजनाथ जी का स्टेटमेंट था कि पीओके अपने आप आएगा। अपने आप कुछ नहीं आता है, अपने आप तो आपके सामने थाली रखी होती है, वो भी आपको खाना ही पड़ता है। तो हमें जिस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई आक्रमण करके कब्जा कर लें, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात मौजूद हैं जो आपके समर्थन या सहयोग की अपेक्षा से अपना मनसब पूरा कर सकते हैं, अपना उद्देश्य हासिल कर सकते हैं, जो दूरगामी रणनीति के तहत आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, हमने वो भी नहीं किया। तो अब पिछले सालों से, कुछ सालों से जरूर ऐसा लग रहा है। ऐसे खैर ये बात मैं सुबह करता हूँ कि इतनी आसानी से टूटा नहीं करते नहीं टूटा किसी देश के लेकिन हिस्से। वहाँ हालात मौजूद तो है। हाँ, तो वो हालात वहाँ मौजूद जरूर हैं, लेकिन उसके लिए आपने ठीक कहा, कुछ एक्टिव कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक और बात सरकार बता के थोड़ी करेगी सर, अगर सर ये बात भी ठीक है, आपकी ठीक है, लेकिन वो तो 40 साल पुरानी बात बता रहे हैं ना कि 40 साल पहले भी कुछ नहीं किया ये गया। सब हो रहा है, अगर 80 के इतना दशक हो रहा है में वहाँ की पर बात जिस तरीके से,
और इतना नरसंहार वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी कर रही है और वहाँ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उसके बाद भी आज लोग उतर रहे हैं। अब लोगों ने कफन बांधे, जिस तरीके से लोग वहाँ पर विद्रोह में उतर आए हैं, बांग्लादेश जब बना तो था मुझे लग रहा है तब कि भी ऐसा अब नहीं तय हुआ है कि था ना। वहाँ पर वो उनको खुद रोकना वहाँ बहुत पर खड़े हो मुश्किल गए होगा थे। लंबे पहले समय खुद तक। ही खड़े होते हैं। नहीं, भारत का बहुत अच्छा वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारत की वहाँ पे लोग नहीं है या फिर भारत जो है उस तरह से वहाँ पे चाहता नहीं, लेकिन वो भारत के लिए सेंटिमेंट है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, वहाँ पीओके में तो है ही। कुछ सेक्शन में है। पीओके में तो है ही, और दूसरा ये भी है कि ऐसा नहीं कि भारत के वहाँ पे एसेट्स नहीं है या भारत के ये सब लोग नहीं है, पर वहाँ पे पूरा हमारा ध्यान रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मोटरसाइकिल ये सवार भारत सरकार को आतंकवादियों को तय मार करना है जाते कब क्या करना है। ठीक है सर।